क्या करो। कल हमने प्रत्यय का टॉपिक पढ़ा था। कल की क्लास में अपने प्रत्यय की क्लास क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, समास। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। कल के टॉपिक में एक लाइन लिखनी थी आपको, कल लिखवाई नहीं गई थी, नोट करके लिखना है। सुंदर धन, ये बात की थी हमने, क्या बना था? सौंदर्य, यही बना था। मैं आपको लिखवाना चाह रही थी कि शब्द में ये प्रत्यय व ता प्रत्यय का, ता प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, एक साथ प्रयोग नहीं होता है। लिखो, आप कल के जो लिखवा रहे थे नोट में लिख लो। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सौंदर्यता लास्ट में लगा दिया जाता है, सौंदर्य भी और सौंदर्यता ऐसा लगा दिया जाता है। यहाँ क्या लगा दिया जाता है? ता, जो कि क्या होता है? अशुद्ध। यानी कि एक ही साथ दो प्रत्यय का क्या नहीं होता? प्रयोग नहीं होता। और होता भी है तो ये प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि और भी है, कल हमने पढ़ा वेधव्य, तो वहां बना दे वेधव्यता। ये प्रत्यय पहले से ही है और ये के साथ में क्या लगा दें? ता। तो ये प्रत्यय के साथ में ता प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। ये लिख लो आप। जैसे कि कल हमने बात नहीं की थी, अनिष्ट, वरिष्ठ, गरिष्ठ और कनिष्ठ। इष्ट प्रत्यय है, इष्ट प्रत्यय है। कौन से शब्द में है? देखो देखें, इष्ट प्रत्यय है। सेकंड में बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है? इष्ट प्रत्यय। चारों सेम है। यहां कौन सा प्रत्यय है? इष्ट प्रत्यय। इष्ट प्रत्यय आया हुआ क्वेश्चन है, इष्ट प्रत्यय है तीनों में। गर धन इष्ट, कन धन इष्ट, वर धन इष्ट, वरिष्ठ बड़ा, गरिष्ठ बड़ा, गरिष्ठ भोजन भारी भोजन, वो कनिष्ठ छोटा, कन यानी छोटा, इष्ट प्रत्यय। यहाँ किस कौन सा प्रत्यय? इष्ट। अन धन इष्ट, अनिष्ट। इष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसका होता है इष्ट का नहीं, इष्ट प्रत्यय का श्रेष्ठ। ठीक, ध्यान रखना है। चलो, कल इनकी बात हुई नहीं थी। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्या? समास। समास की हम बात करें, किसे कहते हैं समास? बताओ देखें। बिल्कुल, समास की हमने बात की, कैसे बना है? साम्य धन आस के योग से बना है। साम्य धन आस के योग से बना है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, संक्षेप या संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना या संक्षेप। समास की हम विलोम शब्द की बात करें तो विस्तृत करना
क्या हो जाएगा? व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। इसके अंदर एक तो होता है समास विग्रह और एक होता है समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद। आस, आसन, अन प्रत्यय लेकर के, आस यानी बैठना, शब्दों का पास पास आकर बैठना, या दो से अधिक शब्दों का पास पास आना, नजदीक आना और क्या हो जाना? संक्षिप्त हो जाना। वो जो संक्षिप्त हो जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? समस्त पद। क्या कहलाते हैं? समस्त पद। देखो, जैसे कि हम बात करें दिन रात, क्या है? समस्त पद। समस्त पद। और समास विग्रह, इनको इसके बीच में कारक विभक्ति लगाने पर जो हम विस्तृत करते हैं वो क्या कहलाता है? समास विग्रह। क्या होगा समास विग्रह? समास विग्रह। दिन और रात, दिन और रात, ये समस्त पद है, ये समास विग्रह है। शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। ठीक है। समास की परिभाषा की बात करें, सम धन आस के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। संधि और समास में क्या अंतर है? संधि और समास में क्या अंतर है? वहां दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वहां क्या है? वर्ण। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? शब्द और पद। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द और पद। यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, यानी कि पास पास आने को, नजदीक आने को, नजदीक आकर के जो समस्त पद की रचना होती, या जो समस्त पद का हम समास विग्रह करते हैं, तो ये तो क्या है? विग्रह। और ये क्या है? संक्षिप्त या समस्त पद। ठीक है। परिभाषा की हमने बात की। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। हिंदी में समास, पहली बात जैसे क्वेश्चन पूछे, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। या पूछे मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 ही प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास किसके भेद है? तत्पुरुष समास के भेद है। किसके भेद है? तत्पुरुष समास के भेद है। और हिंदी में पूछे जाए तो समास कितने ही प्रकार के हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। समास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल। अवयव भाव, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और चौथा होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बिल्कुल। तत्पुरुष के 2 भेद कौन से होते हैं? द्विगु समास और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इनकी हम परिभाषा की बात करें तो देखो, अ धन व्यय, व्यय यानी खर्च,
परिवर्तन, ठीक है। ए यानी नहीं, जो परिवर्तन नहीं होते या जो शब्द बदलते नहीं है, जो शब्द खर्च नहीं होते, नष्ट नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। और यहाँ इस समास में सबसे पहले क्या लगा हुआ होगा? अव्यय लगा हुआ होगा या उपसर्ग लगा हुआ होगा। और उपसर्ग भी किसकी तरह कार्य करेगा? अव्यय की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? अव्यय की तरह कार्य करेगा। इसलिए ये क्या कहलाता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्ययभाव समास दो प्रकार का होता है, एक उपसर्ग पद पूर्व और एक नाम पद पूर्व। उपसर्ग पद पूर्व और एक नाम पद पूर्व। नाम किसे कहते हैं? संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। देखो, एक तो क्या लगे हुए होंगे? सबसे पहले उपसर्ग लगे हुए होंगे, अव्यय लगे हुए होंगे। और एक क्या लगे होंगे? पहले उपसर्ग नहीं, नाम। लेकिन वो नाम ही किसकी तरह कार्य करेंगे? वो नाम की क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। इसलिए शब्द क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। और वो भी किसकी तरह कार्य करेंगे? अव्यय की तरह कार्य करेंगे। अव्यय का अर्थ क्या होता है? ए धन वे, जो परिवर्तित लिंग वचन काल पुरुष के द्वारा क्या नहीं होते? परिवर्तित नहीं होते, वैसा का वैसा ही रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। और यहाँ इस समास में लगने पर इस समास का नाम क्या पड़ा? अव्ययभाव समास। इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो तथा या अव्यय हो, पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो, वह समास क्या कहलाता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी कि पहला पद क्या हो? प्रधान। पहला पद क्या हो? प्रधान, ठीक है। तत्पुरुष समास, बिल्कुल। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम पद क्या हो? गौण हो, वह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। वह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। देखो, कौन सा पद प्रधान है? सेकंड पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, वह कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। ये परिभाषा की बात है, ठीक है। देखो, इसके द्विगु समास और कर्मधारय समास, इसके क्या है? भेद है, ठीक है। द्विगु समास में भी दूसरा पद क्या होगा? प्रधान। कर्मधारय समास में भी दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो इन दोनों में भी दूसरा पद प्रधान। और यहाँ ये इसका है तो इसका दूसरा पद प्रधान, यहाँ पहला पद प्रधान अव्ययभाव। द्वंद्व समास है, द्वंद्व बताओ, द्वंद्व तीसरा पद इसमें होता। बहुव्रीहि में दोनों ही पद गौण होते, बिल्कुल। द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान। दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान। जैसे कि हमने बात की दिन रात, दिन और रात, दिन भी रात भी। दिन अपनी जगह है, रात अपनी जगह है। माता पिता, माता अपनी जगह है, पिता अपनी जगह है। भाई बहन, है कि नहीं? यानी दोनों दोनों का महत्व है, दोनों पद क्या है? प्रधान है, ठीक है। बहुव्रीहि समास, दोनों ही पद क्या होते हैं? गौण। यानी कि जो समस्त पद में दोनों पद होते हैं, अपना अर्थ छोड़ करके और क्या निकलता है? कोई तीसरा ही पद क्या होता है? प्रधान होता है। कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी दोनों पद गौण। दोनों ही पद क्या होते हैं? गौण होते हैं। दोनों पद गौण होते हैं। अब देखो, इनकी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं में छुपी हुई है। अव्यय, जिनका पहला पद क्या हो? अव्यय हो, उपसर्ग हो, क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास कहलाएगा। पहचान कैसे करेंगे? अभी बात करेंगे जब पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। द्विगु समास, दूसरा पद प्रधान हो। कर्मधारय समास, उसका भी सेकंड पद प्रधान होगा, पहला पद, ठीक है, पहला पद गौण होगा। द्वंद्व समास, दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। और यहाँ दोनों पद क्या होंगे? कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए।
शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्त करना। विलोम शब्द क्या हुआ? व्यास, विस्तृत करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? समस्त पद। और कारक विभक्ति जब साथ में लगती है तो क्या कहलाता है? समास विग्रह। समस्त पद बनाते समय कारक विभक्तियों का क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। कारक विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1, कौन सा समास? अवयवी भाव समास। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो सही है, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ होता है और समझ में भी आ जाता है बाद में। हर एक उदाहरण समझ में आ जाता है कि ये कौन से समास का है, उदाहरण समझ में आता है। जो जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, जो पहली बार समास पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये शब्द अवयव भाव समास का है या द्वंद्व समास का है या कर्मधारय समास का है या द्विगु समास का है या बहुव्रीहि समास का है। तो हम बात करते हैं पहचान की। तो देखो, अवयव भाव समास में पहला पद क्या होगा? उपसर्ग लगा हुआ होगा या और क्या लगा हुआ होगा? नाम की क्या होगी? आवृत्ति होगी। उपसर्गों की हमने बात की थी। उपसर्ग के अलावा कुछ अव्यय होते हैं, वो भी लगे हुए होते हैं। देखो कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। जैसे कि आ उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग होता है। बात करें हम आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। नी उपसर्ग होता है, नी उपसर्ग होता है नियंत्रण, निबंध, नियम। यथाशक्ति, यथा उपसर्ग होता है यथा शक्ति। यथा कर्म, बिल्कुल कर्म के अनुसार, यथा कर्म। भर पेट, भर उपसर्ग होता है भर पेट, भर सक। ठीक है, और देखो यावत, प्रति उपसर्ग होते हैं, यानी कि पहले पद में क्या लगा हुआ होगा? उपसर्ग लगा हुआ होगा। हम ये क्या है? समस्त पद है। समास विग्रह की बात करें तो इसका समास विग्रह क्या होगा? आबाल वृद्ध। देखो देखें समास विग्रह क्या होगा। एक होता है आपाद मस्तक, आपाद मस्तक का समास विग्रह क्या होगा बताओ। आ अपना उपसर्ग है, पाल वृद्ध यानी बुढ़ापा, पाल यानी बचपन, पाल से लेकर वृद्ध तक। आकार तक होता है, तक का अर्थ देता है, हमने देखा आजीवन, आमरण, आकंठ। उदाहरण देखे थे उपसर्ग में। सारे उदाहरण कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे, अवयव भाव समास में आ जाएंगे, उदाहरण लगे हुए। ठीक है, देखो आबाल वृद्ध, बाल से लेकर वृद्ध तक, बाल से लेकर वृद्ध तक। नियंत्रण क्या होगा? पूर्णतः यंत्रण, पूर्णतः यंत्रण। यथाशक्ति, बिल्कुल यथा यानी अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर, पेट भरकर या पेट भरा हुआ। ठीक, भरसक, शक्ति भर या पूरी शक्ति। यावत जीवन, यावत जीवन, जीवन तक। प्रति, प्रत्यक्ष वगैरह हो जाएगा। प्रतिधन अक्ष
या प्रतिधन अक्षी, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्येक हम संधि में पढ़ करके निकले हैं, फिर उपसर्ग में पढ़ करके निकले हैं, और अब कहाँ पढ़ रहे हैं, समास में पढ़ रहे हैं। यानी कि हिंदी का हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से क्या है, संबंधित है। और जितना अच्छा एक टॉपिक समझ में आएगा उतना ही दूसरा टॉपिक हमें क्या आएगा, समझ में आएगा। प्रतिधन अक्षी, अक्षी से आंखों के सामने क्या होगा, आंखों के सामने। परोक्ष, परेधन अक्ष, परेधन अक्ष, आंखों से परे, अक्षी से परे क्या हो जाएगा, अक्षी से परे। प्रत्यक्ष, अक्षी के सामने, अक्षी के सामने। अब आपको बताओ, हमने उपसर्ग में पढ़ करके निकले, बे उपसर्ग होता है, बद उपसर्ग होता है, बै उपसर्ग होता है। अब सब तो कोई भी हो, बेइज्जत है, बेधड़क है, बेशर्म है, बनाम है, बदौलत है, बाकायदा है, ये सारे क्या है, उपसर्ग है। लाजवाब पूछा गया था, लाजवाब प्रश्न पूछा गया था, क्या, लाजवाब। अब हमें ये बहुत सारे उपसर्ग याद रहते हैं, ये वाले, परी, प्रति, उप, नी, आ, यथा, भर, ये सारे उपसर्ग याद रहते हैं। और विद्यार्थी कौन सा उपसर्ग भूल गया, ला। क्या पूछा गया था, लाजवाब, और इसमें समास पूछा गया था। जिस विद्यार्थी ने पहचान कर ली कि ला उपसर्ग कौन सी भाषा का है, ला उपसर्ग कौन सी भाषा का है, हमने पढ़े उपसर्ग, बिल्कुल उर्दू भाषा का है। विदेशी उपसर्गों में हमने पढ़ा ला उपसर्ग। उपसर्ग की पहचान होते ही कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। ये ध्यान रखना है। यानी कि समास वाले, सॉरी, उपसर्ग वाले शब्द कहाँ आ जाएंगे सारे, आजीवन है, आमरण है, पे, बद, कोई भी हो उपसर्ग, सारे उपसर्ग हम पढ़ करके निकले हैं। उपसर्ग वाले किस में आ जाएंगे, अव्ययभाव समास में। और यहाँ ये देखो, यथा, ये भर, ये यथा, ये क्या है, अव्यय है। इनके अनुसार, यानी कि ये अव्यय लगने के बाद शब्द भी क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। कैसे, जैसे कि मैंने लिखा क्या, आजीवन, जीवन तक, क्या होगा, जीवन तक। अब आप इसका, अगर आप इसे परिवर्तन करना चाहें, अगर आप इसे परिवर्तन करना चाहें, आजीवन का आजीवनो नहीं होगा, आजीवनी नहीं होगा। यानी लिंग परिवर्तन करना चाहें या बहुवचन बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये आ उपसर्ग किसकी तरह कार्य कर रहा है, अव्यय की तरह कार्य कर रहा है। जैसा शब्द है वैसा ही रहेगा, जीवन तक। एक पहचान तो ये, सबसे पहले क्या लगा हुआ होगा, उपसर्ग लगा हुआ होगा, और क्या लगा हुआ होगा, अव्यय लगा हुआ होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास। इसके बाद में हम बात करें और कौन से शब्द आते हैं, आवर्ती वाले शब्द, यानी कि पहले संज्ञा और फिर दोनों संज्ञा, दोनों की क्या हो, आवर्ती हो। उदाहरण आते हैं, दिनों दिन, क्या, दिनों दिन, बीचों बीच, बीचों बीच, समास विग्रह क्या होगा, दिन ही दिन में, दिन ही दिन में, बीचों बीच, ठीक बीच में, ठीक बीच में, ठीक बीच में, दिन ही दिन में, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में, पल पल, प्रत्येक पल, पल पल, प्रत्येक
पल, प्रत्येक पल। प्रत्येक है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यंग है, पर्यंत है, सभी में उपसर्ग लग रहा है। पर्यावरण है, सभी में उपसर्ग लग रहा है। उपसर्ग वाले यहाँ आ जाएंगे। शब्दों की आवृत्ति वाले कहाँ जाएंगे? अवयव भाव समास में। क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। ठीक है, और देखो, लूटम लूट, लूटम लूट, निरंतर लूटना, निरंतर लूटना। समास विग्रह क्या होगा? निरंतर लूटना। और देखो, काम ही काम, नाम ही नाम, तो केवल काम, केवल नाम। यानी कि यहाँ भी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति वाले शब्द भी कहाँ आ जाएंगे? अवयव भाव समास में आ जाएंगे। हमने बात की क्या? अवयव भाव समास में एक तो क्या होती है? आवृत्ति होती है, और एक क्या लगे हुए होते हैं? उपसर्ग लगे हुए होते हैं, और एक क्या लगे हुए होते हैं? अव्यय लगे हुए होते हैं। वे समास कहाँ जाते हैं? अवयव भाव समास में जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो संज्ञा के कहाँ लगते हैं? बाद में लगते हैं। संज्ञा के कहाँ लगते हैं? बाद में लगते हैं। उनकी हम बात करें, देखो, जैसे कि शब्द है क्या? सेवार्थ। शब्द है सेवार्थ। सेवाधन अर्थ, सेवा के लिए। क्या हो जाएगा? सेवा के लिए, सेवा के लिए। बाद में लगा है, फिर भी क्या है? अवयव भाव समास। कौन से समास में जा रहा है? अवयव भाव समास में। यानी कि उदाहरण कैसा भी आ जाए, आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा समास। और कौन से हैं? जैसे कि अनुसार है, भर है, ये कहाँ लगते हैं? संज्ञा के पीछे। कहाँ लगते हैं? संज्ञा के पीछे। जैसे कि हम और उदाहरणों की बात करें, जैसे कि भर की बात करें हम, जीवन भर, वर्ष भर। समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? पूरा वर्ष या पूरा जीवन। क्या होगा? पूरा जीवन। पूरा वर्ष। और इस जैसे अर्थ के लिए और उदाहरण, जैसे कि अनुसार है, अर्थ है, भर है, ये सारे कहाँ लग रहे हैं? संज्ञा के बाद में लग रहे हैं। सारे उदाहरण कहाँ आ जाएंगे? अवयव भाव समास में आ जाएंगे। बताओ, अवयव भाव समास के उदाहरण पहचान लोगे? अवयव भाव समास में सबसे पहले क्या लगा हुआ होगा? उपसर्ग लगा हुआ होगा, अव्यय लगा हुआ होगा, शब्द में क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। नंबर 2 समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है या सेकंड पद प्रधान होता है, वे समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। बात करें हम, उदाहरणों की बात करें या इसके प्रकार की बात करें, तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक विभक्ति की पहला और 8वां, अंतिम जो दोनों विभक्तियां हैं, ने और हे, जो संबोधन वाला है, दोनों विभक्तियों को छोड़ करके जो बीच की 6 विभक्तियां हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं? तत्पुरुष समास में पढ़ते हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं? तत्पुरुष समास में पढ़ते हैं। बात करें, देखो, जैसे कि राजकुमार,
क्या करना है? समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह करना है। क्या होगा? राजा का कुमार, राजा का कुमार। राजकुमार कौन है? पुत्र है। किसका? राजा का। कौन से पद की प्रधानता हुई? राजा तो क्या है? प्रथम पद है। और बात किसकी हो रही है? कुमार की बात हो रही है। क्या है? राजकुमार। किसका बेटा है? राजा का। यानी कि इसके जो भी उदाहरण होंगे उसमें सेकंड पद क्या होगा? प्रधान। और प्रथम पद क्या होगा? गौण। प्रथम पद क्या होगा? गौण। सेकंड पद क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है। जैसे कि राधा सुंदर है, राधा सुंदर है, या राधा का मुख सुंदर है। विशेषता बताई जा रही है किसकी? राधा की। और बताई किसकी जा रही है? राधा के मुख की। किसकी? राधा के मुख की। तो सेकंड पद प्रधान है और प्रथम पद क्या है? गौण। ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा जो पद है द्विगु समास, द्विगु समास है, उसकी अगर बात करें तो पंच रत्न, पंच रत्न, पांच रत्न। पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद क्या है? इसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है या संख्या बताई जा रही है? रत्न कितने हैं? पांच है। तो ये तो क्या है? पहला पद। और ये क्या है? सेकंड पद। संख्या किसकी बताई जा रही है? सेकंड पद की। कौन सा पद प्रधान हुआ? सेकंड पद प्रधान हुआ। यानी कि कर्मधारय समास में भी सेकंड पद प्रधान, यहां तत्पुरुष में भी सेकंड पद प्रधान और द्विगु समास में भी सेकंड पद प्रधान। ठीक है। हम बात करें द्विगु में पढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखो, हम विभक्तियों की बात करें। कौन कौन सी विभक्तियां होती है? तो सबसे पहले कौन सी विभक्ति? को विभक्ति। कौन सी विभक्ति? को विभक्ति। उदाहरण बताओ। जैसे कि सर्वज्ञ, ये यानी सर्व यानी सबको, ये यानी जानना, ज्ञान। क्या होगा? सबको जानने वाला, सबको, सबको जानने वाला। जेब कतरा आया हुआ है ये, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। परलोक गमन, परलोक गमन। क्या होगा समास विग्रह? परलोक को गमन, परलोक को गमन। कनकटा, कनकटा। क्या होगा समास विग्रह? बताओ देखे। हाँ, कान को कटवाया हुआ, कान को कटवाया हुआ। कौन कटवाते हैं कान? कनफटे साधु आते हैं जो नीचे से कानों को फटवाते हैं, कटवाते हैं। है? बकरी के भी काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं, बकरी के भी काटते हैं। लेकिन कनफटे साधु वो कहलाते हैं कान को कटवाया हुआ। यानी कि हमने किस विभक्ति का प्रयोग किया? को विभक्ति का प्रयोग किया। कब? समास विग्रह करने पर और वापस समस्त पद बनाने पर को विभक्ति का क्या कर दिया? लोप कर दिया। को विभक्ति का क्या कर दिया? लोप कर दिया। अब को वाले उदाहरण कोई भी,
संकटापन, संकट को आपन, संकट को आपन। एक होता है प्राप्तोदक, प्राप्तोदक। उदक यानी जल, उदक यानी जल। उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त। अब देखो हमने किसकी बात की, को विभक्ति की बात की। को विभक्ति वाले क्या पढ़े, उदाहरण पढ़े। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। यानी कि ये वाला समास विग्रह या ये शब्द दे दिया, अब हमें 6 में से पहचान करनी है। ऑप्शन में अगर ये दिया है तत्पुरुष समास वाले, जैसे अधिकरण है, करण है, कर्म है, ये किसकी पहचान है, को, कर्म की। किसकी है, कर्म की। विभक्ति क्या है, को। विभक्ति क्या है, को। ठीक है, तो ऑप्शन अगर तत्पुरुष वाले 4 है तो उनमें चले जाएंगे, और ऑप्शन अगर सीधे ही है अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, तो ये 6 विभक्तियां किस में चली जाएगी, तत्पुरुष में चली जाएगी। और अगर अंदर की विभक्तियों के ऑप्शन बनाए हुए हैं तो अपनी अपनी विभक्ति के अनुसार किस में चले जाएंगे, ऑप्शन में चले जाएंगे। तो ये कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। क्या पढ़ा हमने, कर्म तत्पुरुष पढ़ा। ठीक है, आगे की बात करें। कर्ता ने कर्म को करण से, कौन सा समास पढ़े, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। करण का अर्थ क्या होता है, करण का अर्थ क्या होता है, हाँ, विभक्ति क्या होती है, से। विभक्ति क्या होती है, से। करण के अर्थ की मैं बात करूं तो करण का अर्थ होता है साधन। क्या होता है, साधन। यानी कि जो ये से विभक्ति है, जैसे कि मैं बात करूं मर्माहत, बिल्कुल क्या होगा, मर्म से आहत, मर्म से आहत। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। तुलसी कृत, तुलसी कृत। यहां से के अलावा हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, द्वारा, से द्वारा। तुलसी के द्वारा कृत, के और लगाते हैं। समास विग्रह की हम बात करें, क्या होगा, मर्म से आहत, मर्म से आहत। रेल, रेल से यात्रा या रेल द्वारा, रेल द्वारा यात्रा। तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। कृत यानी रचना, तुलसी द्वारा लिखी गई है इसलिए तुलसी कृत। आगे देखो, तारों भरी, तारों से भरी, तारों से भरी। दुख भरी, दुख से भरी, दुख भरी, दुख से भरी। किसका प्रयोग कर रहे हैं, से विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो हम बात करें किसकी, से विभक्ति की। से विभक्ति और भी कहाँ आएगी, अपादान में। वहां भी हम किसकी बात करेंगे, से विभक्ति की बात करेंगे। हम कैसे अलग कर पाएंगे कि से विभक्ति में कौन सा उदाहरण अपादान का है और कौन सा उदाहरण करण का है। तो इसकी पहचान क्या है बताओ, देखिए। बिल्कुल, अपादान में तो से विभक्ति द्वारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और यहाँ करण में साधन के साथ, चाकू से फल काटा, तो चाकू हाथ में लेकर, चाकू हमारे साथ में जुड़ा हुआ होगा, और चाकू क्या है, साधन है। चाकू से फल काटा यानी किस में आएगा, करण में।
बस से यात्रा करण में, रेल से यात्रा करण में आएगा। और वहां जो से विभक्ति है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, देखो हम बात करें जैसे कि मदांध, प्रेमांध, जन्मांध और मोहांध। अब मैं कहूं निम्न में से अलग है, निम्न में से अलग है, कोई समास की बात नहीं कि सीधा ही ऐसा ही पूछा है कि इनमें से अलग कौन सा है या कौन सा समास है, आप ऐसे ही बता दो कौन सा समास। समास विग्रह कर लो। है जन्मांध, देखो देखे ये क्या होगा, मद से अंधा, प्रेम से अंधा, जन्म से अंधा और मोह से अंधा। चारों ही हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, छह विभक्ति का प्रयोग किया। उदाहरणों की हम बात करें तो ये कहाँ जाएंगे, कौन से समास में जाएंगे। और जन्मांध अलग क्यों है, देखो देखो जन्मांध अलग क्यों है। मदांध मद के साथ जुड़ा हुआ है, मद के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेम से अंधा, प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। मोह से अंधा, मोह से जुड़ा हुआ है, उसका मोह छूट नहीं रहा है। जन्म से अंधा, जन्म से ही रोशनी देखी नहीं, जन्म से ही रोशनी से क्या हो गया, अलग, रोशनी से क्या हो गया, अलग, भिन्न क्या हो जाएगा, अलग। यहाँ समास पूछे कि अपादान समास किसमें है तो किसमें हो जाएगा, जन्मांध में हो जाएगा। जबकि विभक्ति क्या प्रयोग हो रही है, सेम, से का ही प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अलग, क्योंकि ये जन्म से ही क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। बाकी शब्दों में सभी के क्या जुड़ा हुआ है, साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो कौन सा समास आएगा। हमने पढ़ा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अब बिल्कुल कौन सा पढ़ेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। देखो संप्रदान की विभक्ति क्या, के लिए, विभक्ति क्या, के लिए। उदाहरणों की हम बात करें तो देखो हथकड़ी, बिल्कुल हाथों के लिए कड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। बालामृत, बिल्कुल पुस्तकालय हो जाएगा, पुस्तकालय। गौशाला, बिल्कुल गायों के लिए शाला। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। हाँ यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। युद्ध सामग्री, युद्ध के लिए सामग्री। युद्धाभास, युद्ध के लिए अभ्यास, आभास नहीं अभ्यास, युद्ध के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है। किसका प्रयोग किया हमने, के विभक्त, के लिए, क्या विभक्ति है, के लिए। ठीक है, कौन सा समास पढ़ रहे हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास।
समास विग्रह की हम बात करें तो हाथ, हाथ के लिए या हाथों के लिए? बिल्कुल। क्या सभी का एक हाथ टूट गया? हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी। विद्या के लिए, विद्या के लिए आल्य का अर्थ क्या होता है? घर। विद्या के लिए आल्य। बालकों के लिए, बालकों के लिए क्या? अमृत। पुस्तक के लिए या पुस्तकों के लिए आल्य। गायों के लिए, गायों के लिए साला। घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए साला। हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री। और यज्ञ के लिए साला, यज्ञ के लिए साला। ये हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। विभक्ति याद रखनी है, जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ी सी 6 विभक्तियां याद करनी है। 6 विभक्तियां याद होने पर अपने आप ही क्या निकल आएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसकी बात करें? अपादान तत्पुरुष समास। विभक्ति क्या है? बिल्कुल। कौन सी विभक्ति है? शय विभक्ति। किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। देखो, हम उदाहरण की बात करें, सबसे ज्यादा पूछा जाता है पदच्युत। हाँ, नहीं, सीधा ही होता है पद से च्युत, यानी कि अलग कर दिया गया, हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। खूब बार रिपीट होता है, पद से च्युत। देखो, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त। बिल्कुल, क्या कर दिया? अलग कर दिया गया है, सेवा से रिटायर हो गया है, निवृत्त हो गया है। हाँ, आशातीत, आशातीत, आसाधन अतीत, आशा से परे। क्या होगा? आशा से परे। देश निकाला, देश निकाला। क्या होगा? देश से निकाला। दोष रहित, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख। अलग हो रहा है कर्तव्य से, कर्तव्य से विमुख। धन रहित, धन से रहित। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। अलग हो रहा है, जहां अलग होने के अर्थ में कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त।
धन रहित, धन से रहित, यानी कि से विभक्ति किसका अर्थ दे रही है? अलग होने का अर्थ दे रही है। और जहां अलग होने का अर्थ दिया जाए वहां कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। खूब बार पूछा जाता है, देश निकाला, सेवानिवृत्त, पदच्युत, बाकी और तो है ही है। यानी कि अर्थ निकलना चाहिए क्या? कि अलग होने के अर्थ में। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, अलग हो गया जाति से, जाति बाहर करो, ठीक है। जहां अलग होने का अर्थ दे वहां कौन सा समास? अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे हम बात करें कौन सा समास? बिल्कुल, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। विभक्तियां क्या है? का, के, की, का, के, की। और बात करें तो रा, रे, री, ठीक है। बताओ देखे, जैसे कि भूपति, बिल्कुल भू सीधा ही लिख दो, भू का पति, भू का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्र का पति। क्या सुनाई नहीं दिया? दूसरा देखो, पनघट, पानी का घाट, पनवाड़ी, पान की वाड़ी, पानी का घाट, पान की वाड़ी। बिल्कुल, आम रस, आम का रस, आम का रस। मातृभाषा, मातृ की भाषा या माता की? हाँ बिल्कुल, माता की भाषा, माता की भाषा, मातृ की भाषा, मातृभाषा क्या हो जाएगा? मातृ की भाषा। हाँ, सोम का रस, सोम रस हो जाएगा, सोम रस, सोम रस, सोम का रस। सोमवार, मंगलवार ये हो जाएंगे, सोम का वार, मंगल का वार। लखपति, लाखों का पति, करोड़पति, करोड़ों का पति। यानी कि किसका यूज कर रहे हैं? का, के, की। विभक्ति का ध्यान रखना है, ऐसे वाले अपने आप ही हो जाएंगे। आगे हम बात करें, कौन सा बचा? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास। विभक्ति क्या होती है? में और पर, में और पर, किसमें? अधिकरण में। उदाहरणों की हम बात करें, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है क्या? रेलगाड़ी। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ऑप्शन की हम बात करें, ऑप्शन रेल और गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, चलने वाली
गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी। खूब बार रिपीट है ये क्वेश्चन। बताओ देखिए क्या होगा समास विग्रह, कौन से समास में जाएगा ये शब्द। यानी कि जरूरी नहीं मैंने अपादान में लिखा है, मैंने केवल शब्द लिखा है, मुझे क्वेश्चन याद आया मैंने शब्द लिखा है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने लिखे, ऑप्शन नंबर ए, ब, द और द। बार बार छोटी एग्जाम हो बड़ी एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था रेलगाड़ी, और ऑप्शन 4 डाले गए थे। अब आपको बताना है कि इसका समास विग्रह क्या होगा। बताओ देखिए, रेल पर चलने वाली गाड़ी या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। सी, इनका आंसर है बी और आपका आंसर है सी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। देखो बात करें, आंसर तो क्या ही होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। देखो क्यों, यहां गलत हो जाए कोई बात नहीं, हमारा क्या कहाँ गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में गलत नहीं होना। देखो जो पटरियां बिछी हुई होती है उनको हिंदी में क्या कहते हैं, रेल। हिंदी में क्या कहते हैं, रेल। और हम लोगों की थिंकिंग या हमारी साइकोलॉजी क्या है कि रेल और गाड़ी साथ में जुड़ी हुई है और दूर से आ रही है, और पटरी क्या है, बिछी हुई है। पटरी को ही क्या कहते हैं, रेल कहते हैं हिंदी में, रेल। रेल बिछी हुई होती है और गाड़ी केवल आती है, गाड़ी केवल आती है, फिर वो गाड़ी कोई भी हो। बैलगाड़ी, अरे बैल तो हम अलग से जोतते हैं, गाड़ी गाड़ी होती है, ऊंट गाड़ी। ठीक है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, और वो इसीलिए गलत हो जाता है। हम क्या समझते हैं कि रेलगाड़ी तो जुड़ी हुई है और आएगी, और पटरी क्या है, बिछी हुई है। बस ये अंतर होता है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या होगा सही समास विग्रह, रेल पर चलने वाली गाड़ी। कौन सा समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। और बात करें हम आगे, देखो आप बीती, बिल्कुल आप पर बीती, पट मार, पट मार, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला वो वहां चला जाएगा। पट मार, पट यानी, पट का अर्थ होता है बट यानी रास्ता भी होता है, और बट यानी पक्षी होते हैं। क्या होते हैं, पक्षी। और पक्षियों को मारने वाला, पक्षियों को मारने वाला तो कहाँ चला जाएगा, वहां को वाले में, कर्म तत्पुरुष में। और बट में मारने वाला, बट मार, बट में रास्ते में मारने वाला। देखो बट में मारने वाला, बट यानी रास्ता भी होता है और क्या होता है, पक्षी भी होता है। आप पर बीती, आप पर रेल पर चलने वाली गाड़ी है। नहीं नहीं, रेल में गाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि रेल तो क्या है, नीचे बिछी हुई, और वो गाड़ी रेल में नहीं घुसेगी, वो चली जाएगी, रेल के ऊपर से चली जाएगी। क्योंकि रेल में गाड़ी, जैसे कि हम पढ़ते हैं पेड़ पर पक्षी बैठे हैं या पेड़ में पक्षी बैठे हैं,
दोनों में से शुद्ध कौन सा होगा? पेड़ पर, क्योंकि पक्षी होगा वो कोई ना कोई डाली पर क्या करेगा? स्पर्श करेगा। पेड़ में वो कहाँ बैठा है? में अंदर घुसकर बैठा है? नहीं। ये हमारी गांवों की बोली होती है। पापा कहाँ पर है? घर पे या छत पे। सीधा ही घर पे। घर पे का मतलब क्या हो गया? घर पर। क्या घर के ऊपर है? नहीं। वहां बोलना है घर में। क्या बोलना है? घर में, यानी कि घर के भीतर या घर के अंदर। और पर का अर्थ? पर यानी स्पर्श। और ऊपर हमारे गांवों की भाषा क्या होती है? जैसे कि किताब कहाँ रखी है? अलमारी के ऊपर रखी है। हम क्या कहते हैं? अलमारी के ऊपर रखी है। और ये अलमारी और ये अलमारी के ऊपर क्या अधर में रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अलमारी पर शुद्ध क्या होता है? अलमारी पर। वस्तु क्या होगी? स्पर्श होगी। जहां वस्तु स्पर्श होती है वहां तो क्या? पर का यूज होता है। और पेड़ के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। पेड़ के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। अब वो ऊपर उड़ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? ऊपर उड़ रहे हैं। सीधा ही पूछते हैं तू कहां पर है? मैं छत के ऊपर हूं। अच्छा, छत से भी ऊपर अधर में। लेकिन ये हमारी क्या है? बोली है। हम रोजमर्रा में जो यूज करते हैं उससे हमारे कई क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। तो पर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहां स्पर्श होता है। ये कहाँ काम आते हैं? वाक्य शुद्धि में। जब वाक्य शुद्धि होती है, वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है आज बजट के ऊपर बहस होगी। वाक्य लिखा हुआ होता है आज बजट के ऊपर बहस होगी। जबकि वाक्य शुद्ध क्या होता है? आज बजट पर बहस होगी। बजट के ऊपर क्या बजट पर चढ़ जाएंगे? नहीं। फिर वहां शुद्ध पर और मैं का ध्यान है तो विद्यार्थी अपने आप ही क्या कर लेगा? शुद्ध कर लेगा। आज बजट पर बहस होगी। और देखो, घुड़सवार। घुड़सवार घोड़े पर, घोड़े पर सवार। रथारूढ़, रथारूढ़ क्या होगा? रथ पर आरूढ़। रथ पर आरूढ़, रथ पर बैठना। और देखो, सिर दर्द। सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द। और देखो, आगे बात करें हम। कवि पुंगव। कवि पुंगव, समास विग्रह क्या होगा? बिल्कुल, कवियों में पुंगव। कवियों में पुंगव का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ। हर फन मोला। हर फन मोला, समास विग्रह क्या होगा? हर फन में मोला। मोला का अर्थ क्या होता है? हर फन में मोला, निपुण। हर कला में निपुण। खूब रिपीट है। कवि पुंगव रिपीट है। हर फन मोला। एक फन कौन सी? सांप की। एक फन, फन यानी मजाक। और ये नीचे क्या लगा हुआ है? उर्दू का नुक्ता लगा हुआ है, विदेशी। कला। हर फन में मोला या मस्त, हर कला में निपुण। ये अपना क्या हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। किसका प्रयोग किया? में और पर का। किसका प्रयोग किया?
में और पर का। यहाँ से वाक्य शुद्धि में भी ये क्या आता है, काम आता है, वहां में और पर का प्रयोग करना आता है, तो अपना वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास अपना क्या हो गया, कंप्लीट, पूरा हो चुका है। हमने कितनी विभक्तियां पढ़ी, 6 विभक्तियां पढ़ी। पहली विभक्ति और अंतिम विभक्ति का क्या किया है, लोप किया है हमने। ठीक है, तत्पुरुष समास की परिभाषा की बात की, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद क्या होता है, गौण होता है, वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक, अब हम बात करें द्विगु समास की, इसके भेद ही पढ़ लेते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, द्विगु, गु का अर्थ गाय, द्वि का अर्थ दो, दो गायों का समूह। ठीक है, द्विगु की हम बात करें तो साधारण सी हम बात करें तो पहला पद क्या होगा, संख्यावाची। पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, वहां क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है। संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है। बात करें हम, देखो जैसे कि त्रिरत्न, त्रिफला, हाँ, चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु, दो गायों का समूह, पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह, षड्रस, समास विग्रह क्या होगा, बिल्कुल तीन रत्नों का समूह, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह, चार राहों का, चार राहों का समूह, द्विगु, दो गायों का, दो गायों का समूह, पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह, षड्रस, षट रसों का समूह, षड ऋतु, बिल्कुल षट ऋतु का समूह, षट रसों का समूह, स्वामणी है, 1.25 किलो या 1.25 मण का समूह हो जाएगा अपने। देखो, हाँ, चौराहा है, चौपाया है, चवन्नी है, द्वन्नी है, अठन्नी है, 8 आनों का समूह, 4 आनों का समूह, 2 आनों का समूह, पंचवटी, 5 वटियों का समूह, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, तिरंगा, तिरंगा क्या होगा, है, हाँ, शताब्दी। देखो, बिल्कुल बात करें हम, शताब्दी क्या होगा, समास विग्रह, हाँ, सत्य अब्दों का समूह, यानी कि जो शब्द समस्त पद में हैं वही शब्द कहाँ होने चाहिए, विग्रह में होने चाहिए। यहाँ हम इनके पर्यायवाची नहीं लिख सकते, हाँ, कोष्टक में जरूर लिख सकते हैं, बाकी सत्य अब्दों का, अब्द यानी वर्ष, सत्य अब्दों का समूह, सत्य अब्दों का समूह, पंजाब,
आबों का, आब यानी पानी, अब्ज, अप, अप यानी पानी, अब्ज तो कमल का पर्यायवाची हो गया। हाँ, 7 अब्दों का समूह, ठीक है। पंजाब 5 आबों का समूह। जैसे कि सीधा ही आपसे पूछे, पंजाब शब्द में कौन सा समास है, और या आपको पूछे मोहन पंजाब जा रहा है, मोहन पंजाब जा रहा है, और रेखांकित पद में कौन सा समास है। शब्द सेम है अपने पास, ये पंजाब है, ये भी पंजाब है। मोहन पंजाब जा रहा है, और यहाँ क्या है, पंजाब स्थान का नाम है। अब आपको समास बताना है। और शब्द देखो, जैसे कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज, चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है, विष्णु का या ब्रह्मा जी का। 4 भुजाओं वाले देवता। अब देखो, एक तो चतुर्भुज पर्यायवाची किसका, ब्रह्मा जी का, 4 भुजाओं वाले देवता। और एक चतुर्भुज क्या होती है, आकृति, 4 भुजाओं की आकृति। तो अगर हम बात करें आकृति की या केवल पद की बात करें, केवल पद की बात करें तो ये चतुर्भुज कहाँ चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में। कहाँ चला जाएगा, यानी कि दोनों ही, एक तो ये पद और एक ये पद, 4 भुजाओं वाले देवता, दोनों ही पद क्या हो चुके, गौण हो चुके। और क्या अर्थ निकल चुका, तीसरा अर्थ, तीसरा अर्थ निकल चुका। यहां तो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। और सोहन चतुर्भुज बना रहा है, वो 4 भुजाओं की क्या बना रहा है, आकृति बना रहा है। 4 भुजाओं की क्या बना रहा है, आकृति बना रहा है। तो दोनों, यहां तो आकृति में द्विगु, यहां तो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। पद में केवल पद पूछे तो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। और हमें वाक्य में देख करके रेखांकित करके पूछें, रेखांकित पद में कौन सा समास है, तो वहां कौन सा समास, द्विगु समास। वहां 4 भुजाओं की क्या बनाई जा रही है, आकृति बनाई जा रही है। जैसे कि ऐसे शब्द होते हैं, पीताम्बर, बहुव्रीहि समास। कृष्ण का पर्यायवाची है, पीले वस्त्र कृष्ण जी धारण करते हैं, और पीताम्बर सूख रहे हैं, रेखांकित पद में समास है। पीताम्बर सूख रहे हैं, रेखांकित पद में समास है? हाँ, मैं डबल शब्दों की बात कर रही हूँ। चतुर्भुज में तो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, पीताम्बर की, बहुव्रीहि में चला जाएगा। और पीताम्बर सूख रहे हैं अभी बात करेंगे जब समास आएगा, क्योंकि यहाँ तो संख्या है नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है। और बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, 36 गढ़ों का समूह, 36 गढ़ों का समूह। अब हमें क्या ध्यान रखना है, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, ठीक है। और तिरंगा क्या होता है, झंडा। तो तिरंगा, दोनों ही पद गौण होकर के कौन सा अर्थ निकल गया, झंडा। तीसरा अर्थ निकल गया, कहाँ चला जाएगा, बहुव्रीहि में। क्योंकि शुरू से, प्रारंभ से तिरंगा हम किसके लिए यूज करते हैं, झंडे के लिए यूज कर, झंडे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, रूढ़ शब्द है, शुरू से यूज कर रहे हैं, कहाँ चला जाएगा, बहुव्रीहि में। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो कहाँ जाएगा, द्विगु में। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो द्विगु में आ जाएगा, नहीं तो तिरंगा कहाँ जाएगा, ठीक है। और देखो, यहां हमने किसकी बात की, समूह की बात की।
विद्यार्थियों का प्रश्न होता है क्या कि जिन संख्याओं में समूह नहीं है वो संख्याएं कहाँ जाएगी? 24 है, 25 है, बीच की जो संख्याएं हैं। तो हम बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास में 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक हमने पढ़ी। देखो, त्रिरत्न है, द्विगु है, रुपया है, रुपया, समास विग्रह करो। 1 से लेकर के 10 तक की हम गणना पढ़ें, रुपया, समास विग्रह क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हम पढ़ लिया, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। रुपया 100 पैसों का समूह, क्या हो जाएगा? 100 पैसों का समूह, 100 पैसों का। देखो, षड रस है, षड ऋतु है, 6 ऋतुओं का समूह या 6 ऋतुओं का समूह। षडानन, 6 आनन का समूह, ठीक है। और देखो है इसका, हाँ, 36 गढ़ों का समूह है, 36 गढ़ बने हुए हैं, तो समूह में आता है 36 गढ़। हम, मैं बात कर रही थी किसकी, परिभाषा की। 1 से लेकर के 10 तक की गणना हम पढ़ रहे हैं। नवरात्र, नवरात्रों का समूह पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, सप्ताह, सप्तधन अहन, 7 दिनों का समूह, ठीक है। एक शब्द आता है हटवाड़ा, कहते हैं हटवाड़ा लगा, समास विग्रह क्या होगा? यानी कि शुद्ध शब्द क्या है? अठवारा। 8 वारों के बाद में हटवाड़ा, कोई ना कोई एक वार को लगता है। अठवारा, 8 वारों का समूह। और हम बोलते बोलते शब्द को क्या बना दिया? तत्सम से तद्भव। यहां देखो, मैं बात कर रही थी 1 से लेकर के 10 तक की गणना की जाएगी। 10 के बाद में 10, 20, 30, 10 का समूह, 20 का समूह, 30 का समूह, 40 का समूह, 100 तक। 100 की क्या होगी? शताब्दी, 100 वर्षों की शताब्दी होगी। 100 के बाद में 200, 300, 400, 500, 1000, 1000 के बाद में 1000, 2000, 3000। यानी कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी? केवल समूह वाली। कौन सी संख्या आएगी? केवल समूह वाली। और समूह के बीच की जो संख्या है 11, 12, 13, 24, 25, 28, तो बीच की जो संख्या है वो कहाँ जाएगी? द्वंद्व समास में। कहाँ जाएगी? द्वंद्व समास में। जैसे कि 28, 8 और 20, 8 और 20, 28। और अगर वो ऑप्शन दे 8 और 20, नीचे वाला ऑप्शन 20 और 8, नीचे वाला उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं, 4 ऑप्शन बने। ऑप्शन कौन सा शुद्ध होगा? एक तो उसने दिया, हमें समास पूछा गया 28। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो तो गणना करते ही कहाँ पहुंच जाएंगे? द्विगु समास में पहुंच जाएंगे। थोड़े बहुत और विद्यार्थी को अगर ज्ञान है तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? द्वंद्व समास में पहुंच जाएगा कि समूह नहीं है, बीच की संख्या है, कहाँ जाएगी? द्वंद्व समास में जाएगी, ठीक है। द्वंद्व समास में भी 4 ऑप्शन बना करके दिए, क्या? 8 और 20, 20 और 8, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हो गए। बताओ, देखिए समास विग्रह कैसे करेंगे हम। बिल्कुल, 8 और 20, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, ध्यान रखना है, पहले छोटी संख्या बाद में बड़ी संख्या। तो बताओ, द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होता है, वहां
गणना की जाती है, वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास। इस समास के अंदर 1 से लेकर के 10 तक की गणना, फिर 10 के बाद में 10, 20, 30, 40, उसके बाद में 100, 200, उसके बाद में 1000, 2000, यानी कि इनका समूह तो कहाँ आ जाएगा? द्विगु समास में। और इनके बीच की संख्या कहाँ आ जाएगी? द्वंद्व समास। ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने संख्या देखते ही क्या कर दिया? द्विगु समास। शब्द आ गया तिरंगा, और नीचे कौन सा ऑप्शन है? बहुव्रीहि भी है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? बहुव्रीहि में। यानी कि समास में कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि हम रट करके बैठ जाएं उदाहरण। किस पर डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पहले उस ऑप्शन में जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? उस ऑप्शन में जाएगा। वह ऑप्शन नहीं दिया गया है तो वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये ध्यान रखना है संख्यावाची का। संख्या देखते ये नहीं है कि हमने क्या कर दिया? द्विगु समास। ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करें कौन से समास की? कर्मधारय समास की बात। कर्मधारय समास। जैसा कर्म धारण करते हैं वैसी ही हमारी क्या होती है? विशेषता होती है। जैसा हम कर्म धारण करते हैं वैसी ही हमारी क्या होती है? विशेषता होती है। जैसे कि हम पाप कर रहे हैं, पापी। हम धर्म कर रहे हैं, धर्मी। क्या है? एक विशेषता बताई जाती है। ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। इसके बाद में उपमान उपमेय होता है। क्या होता है? उपमान उपमेय होता है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? परिभाषा की हमने बात की, उसके बाद में हम बात करें किसकी? कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण और विशेष्य पहचानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये विशेषण है, ये विशेष्य है, और तभी क्या होगा? हमें पता चलेगा कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो सबको पता है विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या होता है? विशेषण होता है। विशेष्य क्या होता है? बिल्कुल, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। वो क्या होता है? विशेष्य। जैसे कि मैं लिखूं राधा सुंदर है। क्या? राधा सुंदर है। विशेषण कौन है? सुंदर। विशेष्य कौन है? राधा। राधा की क्या बताई जा रही है? विशेषता। राधा की क्या बताई जा रही है? विशेषता। ये क्या है? विशेष्य। और ये क्या है? विशेषण। ये ध्यान रखना है। अब देखो कर्मधारय समास में और क्या होता है? उपमान उपमेय होता है। दोनों ही क्या हो सकते हैं? विशेषण हो सकते हैं। दोनों ही पद क्या हो सकते हैं? विशेषण हो सकते हैं। हम गुण संधि में पढ़ करके निकले राजर्षि। राजा भी है जो ऋषि भी है, दोनों ही। मोटा ताजा, मोटा भी है जो ताजा भी है, यानी कि दोनों पद क्या है? विशेषण। ठीक है। और क्या होता है? विशेष्य पहले आ सकता है, विशेषण बाद में आ सकता है। और क्या होता है? उपमान उपमेय। उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है? बताओ देखिए। बिल्कुल, जिसको जिसकी उपमा दी जाए, जिसके समान बताया जाए, वो तो क्या होता है? उपमान। और जिसकी तुलना की जाए या जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? उपमेय। जैसे कि मैं बात करूं सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख
चंद्रमा के समान है। इसमें आपको उपमेय और उपमान बताना है कि उपमान तो क्या है, उपमेय क्या है, बताओ देखिए। समास में हम पढ़ते हैं चंद्रमुख, मुख चंद्र। उपमान पहले हो सकता है, उपमेय बाद में हो सकता है, उपमेय पहले हो सकता है, उपमान बाद में हो सकता है। इससे हम पता करें कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। यहां उपमा किसकी दी गई है, बिल्कुल किसकी दी गई है, चंद्रमा की। चंद्रमा जैसा क्या है, बिल्कुल सीता का मुख। तो उपमेय सीता नहीं है, उपमेय क्या है, यानी कि हम मुख को उपमा दे रहे हैं किसकी, चंद्रमा की। कैसा सुंदर है, चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो यानी कि जिसकी उपमा दी जाए वो तो उपमान, और जिसके लिए हम उपमा लगा रहे हैं या बना रहे हैं वो क्या, उपमेय। मुख की तुलना कर रहे हैं तो ये क्या है, उपमेय, और ये क्या है, यानी कि कर्मधारय समास में उपमेय उपमान होता है। आपको पता करना है कौन सा उपमान है, कौन सा उपमेय है। उपमेय पहले हो सकता है, उपमान बाद में हो सकता है। उपमान पहले हो सकता है, उपमेय बाद में हो सकता है। हम उदाहरणों की बात करेंगे, ठीक है। विशेषण विशेष्य होता है, विशेष्य की जो विशेषता बताता है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। ठीक है, बात करें हम विशेषण का, आपको पता ही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। विशेष्य कौन होगा, संज्ञा या सर्वनाम। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो विशेषता बताता है अपने आप ही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उसकी हमने बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदाहरणों की। कोई उदाहरण ले, उदाहरण की बात करें, जैसे कि बिल्कुल नील कमल। हाँ, नीला है जो कमल, कमल की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, किसका है नीला कंठ, शिव जी का है। मोर का भी होता है नीला, होता है। यानी कि हम प्रारंभ से नीलकंठ किसके लिए उपयोग में ले रहे हैं, शिव जी के लिए उपयोग में ले रहे हैं। तो कहाँ चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में। ये नहीं है नीला है जो कंठ, हमने क्या कर दिया, कर्मधारय नहीं। नीलकंठ हम किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। तो कौन से समास में चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। और बताओ, जैसे कि सज्जन, कुमति, समास वगैरह करो आप, कुमति। अब देखो, नीला है जो कमल, समास विग्रह की हम बात करें, नीला है जो कमल। हमने परिभाषा में इसकी क्या बात नहीं की, विभक्तियों की बात नहीं की। कौन सी विभक्ति लगेगी, है जो, किसके मध्य, विशेषण विशेष्य के मध्य हम कौन सी विभक्ति का यूज करेंगे, है जो। और उपमान उपमेय के मध्य हम कौन सी विभक्ति का यूज करेंगे, रूपी शब्द या के समान, क्या, के समान या रूपी शब्द। बात की हमने के समान की,
तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एक तो के समान, एक रूपी शब्द की, और विशेषण और विशेषक के मध्य हम किसका प्रयोग करेंगे? है जो। ठीक है। सज्जन, कौन सी संधि है सज्जन में? व्यंजन संधि, बिल्कुल। डबल जय दिखाई दे रहे हैं। नियम नंबर 3, जय किस में परिवर्तित हो जाएगा? तय में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? तय में। सत्य है जो जन, सत्य है जो जन। क्वेश्चन आता है कौन से शब्द में समास और संधि दोनों है? कौन से शब्द में? जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, और एक शब्द में समास और संधि क्या करेंगे? दोनों। तो सज्जन में क्या भी है? समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जन यानी मनुष्य, विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? सत्य है। ठीक है। सत्य है जो जन। कुमति, मति यानी, मति यानी क्या होता है? श्रीमती, श्रीमान। अरे आप बोलते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द प्रयोग करते हो वो शब्दों के साथ भूल जाते हैं। मेरी मति मारी गई थी कि मैं, कोई भी काम अपन से गलत हो जाता है या अशुद्ध हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? अरे मेरी मति मारी गई थी कि मेरे को दिखाई नहीं दिया। एग्जाम में भी अगर हमारी नजर कोई ऑप्शन पर नहीं जाती है तो सीधा हम, मेरी बुद्धि ने क्या नहीं किया? काम नहीं किया। मति यानी बुद्धि। कु पढ़ करके निकले। कु क्या है? उपसर्ग है। तद्भव के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग में कु पढ़ करके निकले। कुमति। विग्रह की हम बात करें, कुत्सित है जो मति, यानी बुरी है जो बुद्धि। कुत्सित है जो मति। और बताओ, उदाहरण बताओ। है बिल्कुल, पीतांबर। पीत है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, पीत यानी पीला, पीत है जो वस्त्र। अभी हम बात कर रहे थे कि एक तो सीधा क्या दे हमें? पीतांबर। तो कृष्ण का पर्यायवाची, पीतांबर धारण करने वाले, पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन? श्री कृष्ण। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। ठीक है। और पीतांबर सूख रहे हैं, यानी कि पीले वस्त्र सूख रहे हैं। यहां वस्त्रों की क्या बताई जाती है? विशेषता। क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो पीतांबर सूख रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। यानी कि एक ही शब्द में कितने समास हुए? 2। किस पर डिपेंड किया? प्रश्नों पर, कि हमें वाक्य में पद देकर के पूछ रहा है या केवल शब्द देकर के पूछ रहा है। केवल स्वतंत्र शब्द देकर के पूछ रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। और हमें रेखांकित पद में पीतांबर सूख रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। ठीक है। और बताओ उदाहरण है। हाँ, लाल मणि। हाँ बिल्कुल, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, लाल मणि। नरसिंह, सिंह के समान नर, सिंह के समान नर। और देखो, देहलता, देहलता, देहलता। लता के समान देह या लता रूपी देह। लता रूपी। आगे हम बात करें। और देखो, हमने किसकी बात की? नरसिंह, मृगनयनी है।
मृगनैनी समास विग्रह क्या होगा? मृग के समान नैनों वाली। मृग तो बहुत बड़ा होता है, नैन भी क्या इतने बड़े बड़े होते हैं। मृग के नयन के समान, यानी कि हम मृग से तुलना नहीं करनी है। सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर, मृग नैनी, मृग के समान नयनों वाली। और बताओ उदाहरण। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी कि जहां विशेषता बताई जाएगी वो तो विशेषण विशेष्य, और जहां उपमा दी जाएगी वो कहाँ? देखो एक शब्द आता है राजीव नयन, राजीव। समास विग्रह क्या होगा? राजीव नयन। समास विग्रह की हम बात करें, बताओ देखिए राजीव क्या होता है? नहीं सुना? राजीव होता है कमल का पर्यायवाची। राजीव के समान नयन किसके थे? राजीव के समान नयन किसके थे? कमल जैसे नयन किसके थे? राम जी के। किसके थे? राम जी के थे। हाँ, जब वहां रावण से युद्ध करने के लिए गए थे, वहां माता रानी की क्या की थी? पूजा की थी, और वहां देवी शक्ति से वो एक पुष्प क्या हो गया था? गायब हो गया था। तब उन्हें उनके माता की क्या आती है? याद आती है, और वो अपनी आंख को निकाल करके चढ़ाने के लिए क्या होते हैं? उद्यत होते हैं। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची। राजीव के समान नयन या राजीव लोचन, वही बात आ जाएगी, लोचन नयन, राजीव के समान लोचन। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था क्या? शाखा मृग, सेकंड ग्रेड में आया था। शाखा मृग कौन सा समास है, बताओ देखिए, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ऑप्शन थे कर्मधारी समास, बहुव्रीहि समास, वहां बहुव्रीहि समास तो दिया ही नहीं गया था। कर्मधारी समास था, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। देखो देखिए शाखा मृग, बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास। शाखा पर विचरण करने वाला कौन? बंदर। यहाँ केवल मृग का अर्थ हरिण के रूप में नहीं लिया गया था। मृग यानी जानवर, और शाखा पर विचरण करने वाला जानवर कौन? वानर। तो तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। कौन सा समास हो गया था? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास था? बहुव्रीहि समास। बाकी हम बात करेंगे कल की क्लास में, जारी रखेंगे हम कर्मधारी समास को, और भी उदाहरण है उनकी हम बात करेंगे, और उसकी आगे की क्लास में हम बात करेंगे समास की। धन्यवाद।